हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का पुनः से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 17 तारीख हो गई है और आपका 19 तारीख को जीआईसी का पेपर है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने भी अपने चैनल पे 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है और अभी ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से देखते हैं इसको। In SN2 reaction, which chemical will react the fastest way? SN2 अभिक्रिया में निम्न में से कौन सबसे तीव्र क्रिया करेगा? तो हम लोगों को पता है कि जो फर्स्ट डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री अगर एल्किल हैलाइड की बात करें, ठीक है, RX की, तो ये आपका SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। और अगर आप थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो ये आपका SN1 रिएक्शन फास्ट देता है। तो अभी आप देख लो, ये आपका है थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड और ये आपका तो विनाइल क्लोराइड आ जाएगा और ये आपका सेकेंड डिग्री हो जाएगा और ये फर्स्ट डिग्री। तो सबसे स्पीड में फर्स्ट डिग्री SN2 रिएक्शन देगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। द एडिशन ऑफ BrOH ऑन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स, यानी कि BrOH माइनस का यहाँ पे आपको प्रोपीन 1 दिया है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन करवाना है। तो इसका एडिशन रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो आपको मिलेगा OH माइनस एंड Br प्लस। जब आप BrOH माइनस को स्प्लिट करेंगे तो OH माइनस एंड Br प्लस मिल जाएगा। और Br प्लस आपका जाएगा कहाँ पे? देखिए, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे जाता है? आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये Br आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। नेक्स्ट पे चलेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड जिंक टू ईल्ड। तो देखिए, अगर आपके एल्डिहाइड हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका है C डबल बॉन्ड O, R कर दिया, या यहाँ पे चलिए CH3 कर दिया और H, कोई सा ले लीजिए इसमें से एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लीजिए और इसका आप Zn से यानी जिंक से रिएक्शन करवाएंगे। किससे? देखिए यहाँ पे अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर का मतलब कि जैसे C2H5COO, ये आपका, और यहाँ से अल्फा पोजीशन पे, यानी कि यहाँ से अल्फा पोजीशन ये बनेगी और यहाँ पे Br लगा दिया, इसका रिएक्शन करवाया जाए तो आपको मिलने क्या वाला है? ये जाके यहाँ से कनेक्ट होगा, यानी कि ये आपका CH3CH तो रहेगा ही और आपका यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगा OZN और Br। ठीक है, O से ये जिंक और Br जुड़ जाएगा और आपका बचा CH2COO C2H5 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब आप इसकी एसिड से यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? CH3 एंड CH, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड CH2COOH बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका बनेगा, मतलब कि बीटा हाइड्रोक्सी आपका एस्टर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी, COH से देखेंगे ये एस्टर हमें C2H5 लिखना चाहिए था। ठीक है, और ये आपकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आएगा तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन एरोमेटिक कंपाउंड C7H7NO liberates ammonia on heating with alkali when it is treated with bromine and alkali, the product will be। तो देखिए, आपके पास क्या है कि C7H7NO है। अगर आप इसको अमोनिया के साथ में हीट करते हो तो फिर क्या बनने वाला है आपका? एल्कली, अमोनिया ऑन हीटिंग विद एल्कली व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड एल्कली। तो मतलब कि ये है आपका, अगर हम इसको कहें 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये 6 कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ पे और लगा दे तो 7 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और हमें NO लेके आना है तो CONH2 ले लेते हैं। एक बार चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये, ठीक है, N हो गया और O हो गया,
और ठीक है H7 भी आपका हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 5 यहाँ पे और 2 H यहाँ का। अगर इसका एल्कली से यानी कि NaOH से इसके साथ हीट किया जाए तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, COO Na मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में आपकी NH3 गैस रिलीज हो जाएगी। अगर इसका आप ब्रोमीन यानी कि एल्कली के प्रेजेंस में Br2 से रिएक्शन करवा दें तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा NH2 जुड़ जाएगा, यानी कि ये है आपका एनिलीन। ये आपका क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेंजीन है, बेंजीन का CH3Cl से मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दिया गया, CH3 यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया तो CH3 प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो प्लस वाला है इसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो और एक इलेक्ट्रोफाइल ही आके दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को यानी H प्लस को यहाँ से हटाएगा और खुद कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपका एनिलीन गिवन है और एनिलीन का रिएक्शन किससे करवाया गया है आपका ये एस्टिक एनहाइड्राइड है, तो एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया गया तो X जो है वो आपका बन गया, यानी कि यहाँ पे आपका C6 मैं X लिख रहा हूँ, C6H5, तो ये यहाँ का आपका बनने ही वाला है और यहाँ पे एक H हटेगा तो बचेगा क्या, NH बचेगा आपका, ठीक है, और ये COCH3 आके कनेक्ट हो जाएगा और CH3COOH यहाँ से हट जाएगा, CH3COOH, तो ये X बन गया। अब इसका आप क्लोरीनेशन करवा दो, यानी कि यहाँ पे कहा गया क्लोरीनेशन मतलब कि Cl2 से रिएक्शन करवा दो, तो C6H5NHCl मिल जाएगा आपको, NHCl मिल जाएगा और CH3COCl यहाँ से हट जाएगा, फिर से इसका ये आपका Y हो गया। और अगर आप इसका यानी कि हाइड्रोलिसिस करवा दो, वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपका क्या होने वाला है, ये हाइड्रोलिसिस जब आप इसका करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये NH2 हम यहाँ पे कर देते हैं, आर्थो पोजीशन पे Cl मिलेगा और साथ में आपका जो है NH2 और पैरा पोजीशन पे Cl मिलेगा, यानी आर्थो क्लोरो एनिलीन और पैरा क्लोरो एनिलीन मिलेगी। तो आप देखिए आर्थो क्लोरो एंड पैरा क्लोरो, ये तो केवल आर्थो है, ये देखिए डी ऑप्शन में आर्थो एंड पैरा क्लोरो एनिलीन का मिश्रण मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए बचरर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, जो बचरर रिएक्शन है वो किसके सिंथेसिस के लिए यूज करी जाती है, तो आप समझिए ये जो आपका बचरर रिएक्शन है ये नेफ्थलीन अमीन के लिए रिएक्शन किया जाता है, यानी कि इसका यूज किया जाता है जैसे C10H7 है और यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया और इसका NH3 से रिएक्शन करवाइए, ठीक, तो फिर ये आपका बनेगा किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड के प्रेजेंस में अगर आप ये इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, C10 और H7 और यहाँ पे आपका NH2 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, तो ठीक है ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 पाई स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर E माइनस V, इसको याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 49 नंबर देखेंगे। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि HF और ZR की साइज लगभग सेम होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन द 3D सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3D सीरीज का मतलब कि स्कैंडियम से लेके और जिंक तक जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है आपकी, ठीक, एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज करती है, मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मरकरी Hg इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स। तो देखिए जो मरकरी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में होती है ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड, तो ये सही है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन की ऑक्सी एसिड का आपको ऑर्डर सेट करना है। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। HBRO HIO एंड HClO। देखो खाली BRI और Cl को चेंज किया गया है, बाकी H और O दोनों के दोनों ही क्या हैं, ये आपके सेम है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है हैलाइड्स की, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाता है, यानी सबसे ज्यादा Cl का होगा, फिर Br का होगा, और फिर Cl होगा, सॉरी आयोडीन होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे HOCl HOBr HOI लगा सकते हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन यानी कि B2H6 की बात हो रही है, और हमें पता है कि इसमें आपके 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो B, यहाँ पे H और H, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका H एंड H हो जाएगा, और एक H यहाँ पे होता है, एक H यहाँ पे होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन और इधर का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इधर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को आप बनाना बॉन्ड भी बोलते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर, तो एक यहाँ पे है, यानी 1 2 3 सेंटर का एक बॉन्ड और 3 सेंटर का एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो 3 सेंटर्ड यहाँ पे 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सभी बॉन्ड सामान्य सहसंयोजी बंद होते हैं, नहीं, और किनारों का BH सहसंयोजी, ये भी नहीं सही है। देर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऐसा दो बॉन्ड है, यानी कि आप, सॉरी, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। तो देखिए BeCl2 तो आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, BCl3 भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, CCl4 भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, Ba बेरियम क्लोराइड जो है ये आपका आयनिक कंपाउंड है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमराइजेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू। जैसे मान लीजिए है आपके पास R और डबल बॉन्ड O एंड OH, और एक मॉलिक्यूल R हमने कर दिया, और फिर यहाँ पे C एंड डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या होता है, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से ये डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब आपका, और देखिए दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसलिए इसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, वैसे तो इसमें केवल एक ही दिया है, मगर मान लीजिए आपको इंटर और इंट्रा दोनों दे देता, तो इस कंडीशन में आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द H atom standard to sp sp2 and sp3 hybridization carbon atom। आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो देखिए जैसे जैसे S परसेंटेज बढ़ता जाता है, क्या होता है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये भी बढ़ती जाती है। ठीक, अब देखिए अगर आप यहाँ पे, तो sp में S परसेंटेज जो है वो आपका 50% है, और sp2 में अगर देखेंगे S परसेंट तो आपका 33.33% टाइप का है, और अगर sp3 में देखेंगे तो 25% है। इसका मतलब पहले सबसे ज्यादा किस में होगा, sp में होगा, फिर sp2 एंड sp3, तो डी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा ज्यादा मोटा लिख रहा है, तो मैं थोड़ा हल्का कर लेता हूँ। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। SiCl4 अणु की ज्यामिति है। SiCl4 की जो ज्यामिति होती है
SiCl4, चाहे SiCl4 हो चाहे CCH4 हो, इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेज लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2 कर देते हैं। अगर नाइट्रोजन का देखिए तो सबसे पहली बात यहाँ पे एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप सीधा सीधा से कह देते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ऐसे O के लिए आप 2 बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। वैसे भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 10-4/2 करके भी इसको आप निकाल सकते हैं, और इसको भी 16 हो जाएगा तो 10-6/2 करके आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए तो टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 10-3/2 करेंगे तो 3.5 बन जाएगा। O2 के केस में करेंगे तो 15 आएगा, यानी 10-5/2 यानी कि 2.5 बॉन्ड आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो दिख रहा है वो O2 में दिख रहा है। ठीक, आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट यहां से फाइंड करना है। बैकमैन रीअरेंजमेंट इज यूटिलाइज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटो ऑक्सिम। बिल्कुल सही है, कीटो और ऑक्सिम के कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए बैकमैन रीअरेंजमेंट यूज होता है। प्रोटीन आर स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड इनटू फाइब्रस एंड ग्लैबुलर प्रोटीन। तो बिल्कुल सही है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लैबुलर प्रोटीन में इनका जो है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि आपका नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी इज केमिकली एल एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सही, ये भी है, विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड जनरल में बोलते हैं, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एल टाइप का होता है। तो अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो गए तो चौथा ही गलत होना है। ऑल द 4 एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमीन आर कॉमन बेस बोथ इन आरएनए एंड डीएनए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि आरएनए में आपको पता है यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ठीक, एडेनिन ग्वानिन यहाँ पे थायमीन की जगह, थायमीन एडेनिन साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन अ प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन हुज कलर इज। तो ग्लूकोज को अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, तो ग्लूकोज को जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में हम हीट करते हैं तो Cu2O का आपका रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, या फिर रेड ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होता है। द मैकेनिज्म ऑफ ओसा जोन फॉर्मेशन। ओसा जोन फॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। एमाडोरी रीअरेंजमेंट का जो है ये मैकेनिज्म यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्कस रेयन यार्न इज मेड अप ऑफ। तो बिस्कस रेयन यार्न जो होता है आपका, ये किस चीज से बना होता है? पहला है नाइट्रेटेड सेल्यूलोज, ये भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, सेल्यूलोज जेंथेट से मिलके ये बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। द टाइप ऑफ विस्कोसिटी व्हिच इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज। पॉलीमर की यानी श्यानता का वो प्रकार जो किसी बहुलक के आणविक वजन से होता है, तो किसी बहुलक के आणविक वजन से इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा। ब्यूना एस या फिर स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR को बोलते हैं ब्यूटाई स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, इज कोपॉलीमर ऑफ। तो ये हमें पता है कि ब्यूना एस जो बनता है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटाडाइन का कितना परसेंटेज होता है और स्टायरीन का कितना परसेंटेज होता है? तो ब्यूटाडाइन का 75% और स्टायरीन का 25% प्रेजेंट होता है ब्यूनाएस में। तो देखिए ब्यूटाडाइन 75% एंड स्टायरीन 25%, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, विच वन अमंग द फॉर्म्स ऑफ एथिल एसिटोएसीटेट इज ऑब्टेन्ड इन हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है,
तो एथिल एसिटो एसीटेट की बात करें, अगर आगे चलते हैं क्वेश्चन को देखा जाए तो ये आपका कीटो इनाल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये पूछेगा कि कौन सा परसेंटेज ज्यादा होता है। इसका मतलब इसमें जो है वो कीटो परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि ये कीटो इनॉल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कीटो परसेंटेज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इनॉल वाला कम होता है। बराबर मात्रा में दोनों नहीं होते। इनैंसियोमर्स कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश बाई, तो इनैंसियोमर देखिए ये आपका रोटेशन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब आप इसका पोलरीमीटर से इन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो यूबी लाइट में बाथोक्रोमिक शिफ्ट पाई जाती है। अच्छा, करेक्टली मैच्ड ये आपको बताना है। और आई आर फिंगर टिप्स रीजन है, यूबी क्रोमोफोर है, और आई आर आपका लेमडा मैक्स है। तो निम्नलिखित में से किन युग्मों में सही सुमेल है, तो आपका यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है आई आर में, और यूबी में क्रोमोफोर सही है। तीन ऑप्शन सही है, आपका चौथा ऑप्शन गलत हो रहा है। लेकिन इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है, हमें लगता है इसको कहना चाहिए सही सुमेल नहीं है। ठीक है, इसमें मिसप्रिंटिंग होगी क्वेश्चन में, आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सही हो रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये देखिए ये आपका यहाँ पे गिवन है फिर। ठीक, तो ये आपका पहला दूसरा तीसरा ये आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन। आ ड्यूटेरॉन इज, ड्यूटेरॉन का मतलब 1H2 बोलते हो। इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता। दो प्रोटॉन वाला नौभिक नहीं है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन युक्त ये नाभिक होता है। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज फॉल्स, त्रिज्यीय संभावना वितरण वक्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, जो नोड फाइंड किया जाता है टोटल नोड वो n माइनस एल माइनस वन करके करते हैं। तो अगर देखिए आप n की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कौन आएगा, एक s आएगा और एक p आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए l इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे रखिए आप, तो 2 माइनस 0 सॉरी 3 माइनस 0 माइनस 1, इसका मतलब 2, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ये रखिए तो आपका आएगा 2 माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। यानी कि आपका स्टेटमेंट ये गलत होने वाला है, क्योंकि 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, इसने 1 दे दिया, तो आपका डी स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे सही हैं, कुछ करना नहीं था, बस खाली आपको टोटल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन के इक्वल होता है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक बार चेक कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। ठीक, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका ER ट्रिपल प्लस जो है ये पिंक कलर का होता है, क्योंकि कलर प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr NH3 होल 6 और 3 प्लस, तो देखिए यहाँ पे सॉरी Cl3, तो इसका होता है 24 और प्लस ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि 6 है, तो 6 टू जा 12 लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 है, यानी -3 कर देंगे यहाँ पे। 36 में से 3 हटा देंगे तो आपका 33 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम थियोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज, ये अपचायक की तरह नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका है CH3COO C2H5
H2O और CH3 COH C2H5OH। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए इसको हम लोगों ने पढ़ा है स्यूडो टाइप का, और यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो लगता कैसे है, आपका सेकेंड ऑर्डर का लगता है, मगर होता क्या है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन छोड़ देंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर आइडेंटिकल, किसके लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन जो है दोनों की इकाई जो है वो आपकी इक्वल होती है, तो ये आपकी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स गिव्स, तो अगर आप फैट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लिसरॉल आपको मिल जाता है। ठीक, और साथ में आपका ग्लिसरॉल के साथ में RCOOH एसिड मिलेगी, इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द मैथमेटिकल रिलेशन और द पैसिव ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कौन सा सही है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, सही है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल ई इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। फॉर अ आइसोकोरिक प्रोसेस डेल ई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि डेल बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल बी, और आइसोकोरिक में डेल बी में चेंज जीरो होगा, यानी डेल ई इज इक्वल टू क्यू, ये भी सही होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एंट्रोपी ऑफ द वर्ड, वर्ड की जो एंट्रोपी है उसमें क्या हो रहा है कि ये निरंतर बढ़ रही है या फिर घट रही है या स्थिर रह रही है, एक आदर्श दर से बढ़ती या घटती रहती है। ठीक, तो आपका ये आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एट आइडियल रेट, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस CO2 आर 26.4 and minus 94 kilocalorie respectively. The rate of combustion of CO is, CO की combustion एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं -94 प्लस 26.4, और इसको सॉल्व करिए तो 0.6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 13 और 337 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और 6 आ जाएगा, तो -67.6 आपका आना चाहिए। तो ये तो गिवन नहीं है भाई, यहाँ पे 4 लिखा है, हो सकता है गलती से लिख गया हो, इसमें 6 होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट एज, ठीक है, ये आपका जो व्युत्क्रम ताप को वांडरवाल स्थिरांक में के रूप में रिप्रेजेंट करिए, तो इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है TI इज इक्वल टू वो 2A अपॉन RB के इक्वल होता है, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीएच रिड्यूसेस देन ऑक्सीजन बाइंडिंग पावर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो देखिए अगर पीएच की वैल्यू जो है वो रिड्यूस कर जाती है तो जो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट का मेन कंस्टिट्यूट क्या होता है, तो इसका जो होता है ये आपका ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट होता है। ठीक, इसको हम TNG भी बोल सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट नहीं होगा ये, लेकिन तो क्या है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्राइड आपका मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द गैस विच ब्लॉक्स एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, वह गैस जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मिलने को अवरोधित करती है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हीमोग्लोबिन इज द मेटालोपोरफायरिन ऑफ, हीमोग्लोबिन किसका मेटालोपोरफायरिन होता है,
तो हमें पता है हीमोग्लोबिन में Fe2+ प्रेजेंट होता है। कई बार आपको मायोग्लोबिन भी देगा तो वहां भी Fe2+ ही आपका ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफिल में आपका Mg2+ प्रेजेंट होता है। साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एन ऑरेंज इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो ये आपका विटामिन सी का रिच सोर्स होता है। ठीक, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एजाइड आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, एजाइड का मतलब N3 पे सिंगल माइनस है, तो अगर हम इसको 3x कह लें तो इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1/3। ये आपका एजाइड आयन यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 इज, H2O2 के 10 आयतन की शक्ति किसके बराबर होती है? तो हमें पता है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.04% के आसपास, यानी कि आप नियरली 3% कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे बी ए कुछ नहीं हुआ, यानी ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और CuSO4, ये ऑप्शन सी में देखिए, CuSO4 ये +2 पे था, CuI में +1 पे हो गया। यहाँ पे I आपका -1 था और I2 0 हो गया। इसका मतलब ये बढ़ गया और ये घट गया, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। लिथियम इज अ बेटर रिडक्टेंट देन सोडियम, इट इज बिकॉज ऑफ, तो देखिए लिथियम आपका सोडियम से, सोडियम की अपेक्षा लिथियम अधिक उत्तम अपचायक होता है। Li+ का आकार Na+ से छोटा होता है, इसलिए नहीं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम, नहीं। नेक्स्ट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मोर देन सोडियम, नहीं। द स्टैंडर्ड, बिल्कुल देखिए, जो स्टैंडर्ड रिडक्टेंट या रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो लिथियम का, वो सोडियम से ज्यादा होता है, इसलिए अच्छा रिडक्टेंट होता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। ΔG0 इज इक्वल टू, ये आपका -NFE0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ साल्ट ब्रीज इज रिमूव्ड फ्रॉम 2 हाफ सेल वोल्टेज, यदि एक लवण सेतु को 2 अर्ध सेलों से अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि उसका वोल्टेज धीरे 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 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, जिप्सम इज अ साल्ट ऑफ, तो जिप्सम आपको पता है कि ये किसका साल्ट होता है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट इसमें होता है, मतलब कैल्शियम का ये साल्ट होता है। ठीक, अगर जिप्सम का फॉर्मूला पूछे तो CaSO4 और डॉट 10H2O आप करेंगे, नहीं 2H2O आप करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था, क्यूरी ने। लेकिन तुरंत आपको मिलेगा मैरी क्यूरी और आयरिन क्यूरी, तो आयरिन क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी ने नहीं। आर्टिफिशियल की बात हुई है, रेडियो एक्टिविटी की बात होती तो आपका क्या होता, हेनरी बैकरल लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स डिके एट सच अ रेट दैट आफ्टर 50 मिनट्स 31 by 32 parts of its original amount is decayed, the half life of its isotope is, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक का क्षय इस दर से होता है कि 5 मिनटों के बाद उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का 31/32वां हिस्सा क्षय हो जाता है। उस आइसोटॉप की अर्ध आयु ज्ञात करिए। तो जब आपको इसकी अर्ध आयु बतानी है तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल टाइम जो लग रहा है वो 50 मिनट्स लग रहा है। ठीक,
तो अगर 31/32 किया गया, 32 पार्ट्स का मतलब हुआ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है वो आपका यहाँ पे 50 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 50/5 यानी कि लगभग 10 मिनट आ जाएगा, और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एच। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों के लिए किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? उनकी गति को कम करने के लिए, यानी कि मंदक के रूप में, या फिर मॉडरेटर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl टू फ्रेशली precipitated ferric hydroxide, a red colored colloidal solution is obtained। ठीक, ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है? देखिए, ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड में कुछ बूंदें तनु HCl की मिलाने पर लाल रंग का कोलाइडी विलयन बनता है। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक, जिसका मेन कारण क्या है? आपका डिसोल्यूशन नहीं है, डायलिसिस, पेप्टाइजेशन है। सी ऑप्शन पे हम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। Which one of the following electrolytes will have same want of factor I as that of? देखिए यहाँ पे K3FeCN6, अगर इसको आयनाइज करो तो 3K प्लस बनेगा और 1 ये, यानी टोटल 4 बन जाएगा आपका। I इज इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 314 आपका I इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू 2 बनेगा। यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 325, और यहाँ पे देखेंगे तो I इज इक्वल टू 213 बनेगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल वांट हाफ फैक्टर ऑफ K3FeCN6? तो देखिए 314 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन देखिए मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा आराम से पढ़ूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ वांट हाफ कोफिशिएंट वुड बी 2 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन? निम्नलिखित के तनु विलयन में किसका वांट हाफ गुणांक का मान 2 होगा? ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर तो I इज इक्वल टू BaCl2, तो 2Cl और 1 Ba यानी 3 बन जाएगा। K2SO4 यहाँ भी 3 बनेगा, KCl2 बनेगा, और C6H12 वो 6 आयोनाइजेशन ही नहीं होगा, तो I की वैल्यू 2 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? हाँ है। यहाँ से चेक करेंगे तो आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहीं पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following compounds will be hydrated most easily? कौन बहुत आसानी से आपका जो है वो निर्जलीकृत हो जाएगा? तो समझिए, जो अगर कहीं भी आपका -I इफेक्ट क्रिएट करने वाला कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उससे निर्जलीकरण में आसानी हो जाएगी। CH3 आपका जो है वो +I इफेक्ट करेगा क्रिएट, और ये आपका CnNO2 ये आपका -I इफेक्ट क्रिएट करेगा, NO2 जिसमें सबसे ज्यादा -I इफेक्ट करेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। When HBr is added to allyl bromide in polar solvent in absence of peroxide, under ordinary condition the main product formed is 1,2-dibromopropane. The effect responsible for this reaction is? देखिए, अब आप समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। साधारण परिस्थितियों में पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में तथा ध्रुवीय विलायक में जब HBr को एलिल ब्रोमाइड में डाला जाता है, तो एलिल ब्रोमाइड यहाँ पे एक Br ऑलरेडी प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा, तो वो दूसरे Br को अपने पास में आने नहीं देगा जल्दी से।
भले पराक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो तब भी इस अभिक्रिया के लिए आपका इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, which one of the following statements justifies that naphthalene is a less aromatic than benzene? इनमें से कौन सा है जो ये डिफाइन करता है कि नेफ्थलीन लेस एरोमेटिक है देन बेंजीन के? ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बहुत ब्लर है। नेफ्थलीन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पहला ऑप्शन है आपका, ठीक। नेफ्थलीन में ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं तो ये तो कोई बात नहीं हुई। नेफ्थलीन हैज लेस रिजोनेंस एनर्जी, ये भी कोई बात नहीं हुई। नेफ्थलीन इज अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हाँ, तो नेफ्थलीन जो होता है वो अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन होता है और इसीलिए लेस रिएक्टिव होता है। तो डी ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमैटिक, तो जिसमें ये आपका पिरिडीन है, एक्स एरोमेटिक है। दूसरा है आपका पायरोल, ये भी आपका एरोमेटिक है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, जेड वाला नहीं है, यानी एक्स वाई आपका है, मतलब कि डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का मतलब NU माइनस बोलते हैं, कहीं पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या है वो? न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl माइनस NO2 माइनस, ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, इसको कुछ तो गड़बड़ है। Cu माइनस, ये सब तो न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं, या तो इसने पूछा होता इलेक्ट्रोफाइल तो आपका Bf3 इलेक्ट्रोफाइल हो जाता। इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है। अगर न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है तो ये ऑप्शन गलत है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है तो फिर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स विल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडिली? तो कौन बहुत जल्दी से हाइड्रोलिसिस देता है? तो हाइड्रोलिसिस के लिए थर्ड डिग्री जो होगा एल्किल हैलाइड वो बहुत जल्दी से रिएक्शन देता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये तो CF लग गया, CCl, सब थर्ड डिग्री है। अच्छा, सारे के सारे थर्ड डिग्री ही है यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे कार्बन के पास में कोई प्रेजेंट हो जो एक्स प्रेजेंट हो, वो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पे रिएक्शन जल्दी से होगा। इसका मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में कौन ज्यादा होगा? आयोडीन, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो आपका पहला ऑप्शन है कार्बोकैटायन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बेनायन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, और सिंगलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक। इसमें से आपका कोई एक सही है, बाकी के सारे गलत हैं। तो आपका पहला तो गलत ही है, कार्बेनायन ये भी गलत ही है। फ्री रेडिकल के पास ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर का होता है, सिंगलेट कार्बिन आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Which one of the following compounds will form a carbanion most readily? कौन बहुत जल्दी से, बहुत सुगमता से कार्ब ऋणायन को फॉर्म कर लेते हैं? कार्ब ऋणायन यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देखिए HCOOH है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू O, इसलिए यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा। क्या पूछा क्या है? कार्ब एनायन अगर कोई आ रहा हो तो कार्ब ऋणायन की बात हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सस्पिशियस छोड़ देते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिएक्शन आपका थर्ड डिग्री CCl2Cl एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, और फिर यहाँ पे CH3 होल थ्राइज, यहाँ पे आपका OH कनेक्ट हो गया, एंड देन CH2 एंड CH3 is an example of SN1 reaction, SN2 reaction, SN3 reaction.
तो ये आपका थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री आपका SN1 रिएक्शन देगा। तो फटाक से आप इसको कर सकते हैं। इसके पहले वाले में चलिए छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वंडर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर गैसेज O2 N2 NH3 एंड CH4 आर दिस द गैस व्हिच कैन मोस्ट इजिली बी लिक्विफाइड। तो ए की वैल्यू लिक्विफिकेशन के प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसके लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा बन जाएगी। हमें देखने से ही लग रहा है कि आपका 4 पॉइंट समथिंग यानी NH3 के लिए है, तो ये गैस सबसे आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो सही बनेगा। When a gas at high pressure expands adiabatically to a region of low pressure, its temperature। देखिए, जब कोई गैस उच्च दाब से निम्न दाब के परिसर में रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसारित होती है, तो उसके दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका दाब क्या हो जाता है, ताप जो है वो उसका घट जाता है। इसका मतलब डिक्रीजेज ऑलवेज भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। Which one of the following statement is correct? Entropy is an intensive property। ना भैया ना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ क्लोज्ड वेसल। अगर ये आपका क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, H2 plus I2 gives out 2HI, what will be the effect of addition of inert gaseous substance into the vessel after equilibrium। तो इनर्ट गैसेस का सब्सटेंस जो है उनको ऐड करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो साम्य पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 113 देखेंगे। 113 में फॉर द रिएक्शन PCl5 gives out PCl2 PCl3 and Cl2 in gaseous phase, Kc is equal to 4 in a 2-liter flask there are 2 mole each of PCl3 and Cl2 and 0.5 mole of PCl5। तो ये आपका 0.5 बन रहा है और ये आपका कितना 2 मोल एंड 2 मोल बन रहा है। ठीक, ओके। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज, आपको PCl5 का कंसंट्रेशन बताना है, तो ये इक्विलिब्रियम पे ही है, तो 0.5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 0.25 ही बन जाएगा, 0.25 मोल। ठीक, चलिए, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 0.25 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर आप लॉग ले लेंगे तो लॉग K इक्वल टू लॉग ए आप लिख सकते हैं एंड प्लस लॉग ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, या फिर आप लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ये लॉग हट जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं। तो ये आपके तीनों तरीके लिखे हुए मिल सकते हैं। जरा देख ले, पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं है, एफ लिख दिया, दूसरा भी ऑप्शन नहीं सही है, माइनस ई अपॉन आर टी लागे, तो बिल्कुल ये इसी को देखिए, ये थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10 to the power minus 5, then the hydrolysis constant of sodium acetate will be। सोडियम एसीटेट का क्या बनेगा? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट को, हमें जैसे कि वैल्यू दे दी के ए इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू दावर -5, ये वैल्यू गिवन है, और किसके लिए है? एसिटिक एसिड के लिए, यानी कि इतना इज इक्वल टू CH3COO माइनस एंड H प्लस, और अपॉन में CH3COOH, क्योंकि ये आपका आयनिक फॉर्म में जब स्प्लिट होगा तो ऐसे होगा,
अब हम क्या करें, सोडियम एसीटेट को जब स्प्लिट करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3COOH एंड OH माइनस, और अपॉन में CH3COO माइनस, क्योंकि Na को हम हटाते हैं अगर वाटर में डालेंगे तो ये बनेगा, ये आपका बनेगा Kb इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे H प्लस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों जगह तो CH3CO माइनस नीचे एंड H प्लस, ये नीचे आपका बन जाएगा Ka और ऊपर बन जाएगा CH3COH। ठीक, ये इतना पार्ट आपका बन जाएगा Ka, तो आपका हो जाएगा Ka इज इक्वल टू OH माइनस एंड H प्लस अपॉन Ka बन जाएगा Kb, तो Ka इंटू Kb यानी Ka इंटू Kb इक्वल टू ये OH एंड H प्लस, तो ये Kw के हो जाएगा, यानी कि Kw इज इक्वल टू Kb इज इक्वल टू Kw यानी 10 टू द पावर माइनस 14 के बनेगा, और ये आपका -5 ऊपर जाएगा तो +5 में हो जाएगा, और नीचे आपका 1.8 हो जाएगा, यानी कि Ka इक्वल टू क्या बनने वाला है, 10 टू द पावर -9 अपॉन 1.8 आपका बनने वाला है। तो अगर हम इसको लिखें Ka इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -10 कर दें, पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अपॉन 18 के हो जाएगा तो 18×95, और 18×95 5.5 इंटू 10 टू द पावर -8, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज अ केमिकली equilibrium are 2.5 and 3.2 into 10 to the power -2 respectively, the velocity of forward reaction will be, तो ये तो आसान है, हम लिख सकते हैं Kc is equal to Kf upon Kb, तो Kf ही फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूना 50 के बन जाएगा, और 25 या 75 और 5 80 के हो जाएगा, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -2 आपका बन जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साल्ट MxAy whose solubility is S moles per liter dissociates as follows, तो इसके लिए अगर हम KSP लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आपका ये x की पावर x, और यहाँ पे है y तो y की पावर y, और फिर ये s की पावर में आपका x प्लस y बन जाएगा, मतलब कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन, आपका बफर सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो 3+ एंड 2-, अच्छा 2-, आपका ए ही ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्म करेगा अगर देखा जाए तो आपका N3PO4 एंड प्लस Na2HPO4, ठीक, तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑफ अकम्प्लिश द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH2Br गिव्स आउट CH3CH3, यानी Br यहाँ से हटा, जिंक को लेके आओ एल्कोहलिक मीडियम में, और फटाक से रिएक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, +2 ऑक्टेनॉल rapidly loses its optical activity when exposed to the following +2 ऑक्टेनॉल निम्न के संपर्क में आने से अपनी प्रकाश सक्रियता को खो देता है। अच्छा, तो अगर इसको डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में ले आए तो फटाक से ये अपनी जो है वो आइडेंटिटी यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, क्योंकि ये आपका करेस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑक्टेनॉल है तो H2O रिलीज करके ये ऑक्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 ऑक्टेनॉल था 2 ऑक्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो सेट 4 है वो कंप्लीट होता है। ठीक, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और पेपर दीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।